देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीडी शर्मा का बयान, हरियाणा जम्मू कश्मीर जीतने पर बोले बीडी, आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, हरियाणा जम्मू कश्मीर में इतिहास रचा है। बीडी शर्मा का बयान, हरियाणा जम्मू कश्मीर जीतने पर बोले बीडी, आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, हरियाणा जम्मू कश्मीर में इतिहास रचा है। पीएम जेपी नड्डा, अमित शाह की कुशल रणनीति से ये जीत मिली है। इस जीत ने तय कर दिया है कि पीएम मोदी पर लोगों का विश्वास है। जनता ने पीएम के गरीब कल्याण और विकास पर भरोसा जताया है। दोनों राज्यों के कार्यकर्ताओं को एमपी के कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई। राहुल गांधी पर, राहुल फैक्ट्री में जलेबी बना रहे थे, हरियाणा की जनता ने राहुल की जलेबी बना दी। जय राम रामेश्वर, कांग्रेस अपनी हार नाकामी का टिकरार निर्वाचन पर फोड़ रहे हैं। इस चुनाव ने जातिवाद परिवारवाद को आईना दिखाया है। खिलाड़ियों, माताओं, बहनों, युवाओं ने मोदी को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी अपना अस्तित्व खो चुकी है। अब आप देखो, सुबह जब 9 बजे का ट्रेंड था तब जयराम रमेश से लेकर के सब लोग क्या बोल रहे थे और मीडिया में डिस्कशन चल रहा था। मीडिया के लोग कह रहे थे कि देखिए कैसे बदलने लग गए ये अभी ये बोलेंगे और वही बोलने लग गए। अब इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने लग गए कि वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, अपडेट यूपी में नहीं लगाए तो इसलिए ये कांग्रेस कुल मिलाकर के अपनी हार का ठीकरा, अपनी नाकामी का ठीकरा और अपने नेता के नाकामी का ठीकरा जो जलेबी फैक्ट्री में बना रहे थे, उस ठीकरे को किस पर फोड़ा जाए। तो ये कांग्रेस के नेताओं को मुझे लगता है कि ये उनका ट्रेंड बन गया है कि झूठ बोलो और राजनीति करो। लेकिन अब अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक किस देश से समाप्त हो गए मोदी जी के नेतृत्व में, तो अब ये झूठ की राजनीति भी नहीं चलेगी, ये भी समाप्त हो गई है। और हरियाणा की जनता ने, मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परिवारवाद को आईना दिखाया है, जातिवाद को आईना दिखाया है, गुंडीज्म को आईना दिखाया है। आज हरियाणा के चुनाव में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी नीतियों पर आशीर्वाद दिया है। आज हमारे उन नौजवान खिलाड़ियों ने आशीर्वाद दिया है, माताओं बहनों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, किसानों ने आशीर्वाद दिया है, तो गरीबों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज देश के अंदर हरियाणा के चुनाव में इतिहास बना करके आशीर्वाद दिया है। और देश की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन दोहराया है, और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी 2 डिजिट पर थी, पहले 11 थे, अब 8 और हो सकता है और नीचे चले गए हों। वहां पर भी कांग्रेस पूरी तरीके से आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। राहुल गांधी जो बहुत उचक रहे थे या उनके बड़े सिपह सालार, देश की जनता ने ये बता दिया कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण के साथ खड़ी है। देश के लिए अथक मेहनत और परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने फिर देश के अंदर आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः एक बार सबको, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि 2 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। ये जो हरियाणा की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने आशीर्वाद दिया है। देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा में जनता ने आशीर्वाद देकर के ये तय कर दिया कि देश का विश्वास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। आज हरियाणा की जीत ने, या जो बहुमत जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो एक अच्छा प्रदर्शन
भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है। कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ बूथ का कार्यकर्ता जो अथक मेहनत और परिश्रम विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के जब निकलता है और हर बूथ पर एक सजग प्रहरी की भूमिका में आकर के जो काम करता है, तो आज हरियाणा की जीत पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं को, वहाँ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भाई सैनी जी, वहाँ के सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की पूरी टीम और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को भी हम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सलकनपुर में मां विजयसन की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री चौहान के साथ सलकनपुर में बनने वाले देवी लोक का अवलोकन भी किया। सीहोर जिले में मां सलकनपुर के धाम में आया हूँ। हमारे माननीय कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने इस पूरे धाम के लिए अत्यंत, जैसे प्रदेश के लिए मेहनत की, काम किया, एक प्रदेश को बहुत अच्छी स्थिति में लाए, ऐसे धाम का भी अत्यंत मनोरम और एक तरह से मन प्रसन्न होने वाला स्थान बनाया है। इसी काम को और आगे बढ़ाएंगे। माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले। सलकनपुर मैया की जय। सबका साथ सबका विकास के कारण गाय को नहीं बचाया जा रहा। गाय काटने वालों के वोट के लिए सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। चुनाव में सभी पार्टी वादा करती रही, लेकिन हर कोई नहीं रहा। हिंदुओं को अपनी परंपरागत वोट बैंक मानने वाले सोचते हैं हिंदुओं के वोट तो मिल ही रहे हैं, इसलिए माता का दर्जा नहीं दे रहे। हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए गायों को मारा जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी ने हमारा भरोसा तोड़ा, हमारा भरोसा दोनों ने तोड़ा। अब हम मतदाताओं को जोड़ रहे। 33 करोड़ मतदाता तैयार कर रहे हैं। 33 करोड़ वोट गायों के लिए तैयार होगा। जो गोवंश बचाएगा उसे वोट देंगे। एक दिन हमें विजय मिलेगी और गाय गोमाता कहलाएगी। गाय की चर्बी कारतूस में होने के कारण आजादी का आंदोलन छिड़ा। महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय का प्रश्न स्वराज से बड़ा है। कांग्रेस ने वचन दिए थे गाय बचाने के, बैलों की जोड़ी को अपना चुनाव चिन्ह बनाए, गाय के बछड़े को भी चुनाव चिन्ह बनाए। भरोसा करके धोखा खाया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने कहा दिया कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा। शंकराचार्य ने कहा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। मोहन यादव भोपाल का गोपाल है। अच्छा काम करने वालों की प्रशंसा करेंगे, बुरा काम करने पर प्रहार करेंगे। मध्य प्रदेश में गाय को बचाना चाहिए। भारत के सभी प्रदेशों की राजधानी में उसकी स्थापना करने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। 15 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज आपके मध्य प्रदेश में आए हैं और आपसे चर्चा के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस पवित्र प्रांगण में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की जाएगी और इसके बाद मानस भवन में लोगों से संवाद करते हुए हम भाग्यनगर हैदराबाद के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बंधुओं, भारत में गाय के बारे में क्या बताना। भारत की संस्कृति तो गाय के ऊपर ही निर्भर है, आधारित है। गाय को हमारे पूर्वजों ने माता का सम्मान दिया, उसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा और पूजा होती रही है। इसलिए ज़्यादा क्या कहना है, वेद शास्त्र पुराण की बात अभी हम नहीं कहेंगे। अभी हम केवल भारत के संविधान की बात के माध्यम से गौ माता के बारे में कहना चाहेंगे। भारत के संविधान की धारा 48 में स्पष्ट रूप से ये अभिकथन किया गया है कि भारत संघ गौ संवर्धन करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं भारत की सरकारों से, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के आसन ग्रहण किया है और कार्य कर रही हैं आज़ादी के बाद से 78 साल के लंबे अंतराल में, कि संवर्धन करने के लिए आपका संविधान कह रहा है आप, और आप काट काट करके उसकी बोटी बोटी बेच रहे हो। ये बोटी बेचने से कैसे गौ गाय का संवर्धन होता है, ये हम प्रश्न करना चाहते हैं भारत की सभी बीत चुकी और वर्तमान सरकारों से।
कि संवर्धन का ये कौन सा तरीका है कि आप गाय को, उसकी माता को काट करके, बैल को काट करके और आप बेच रहे हैं, देश में बेच रहे हैं, देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसा संवर्धन है? और भारत के जिस संविधान की आपने शपथ ली है, ये कैसा उसका निर्वाह है? यही नहीं, भारत का जो संविधान है उसने ये निश्चय किया है कि हमारे भारत का, संघ का एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह वाराणसी के सारनाथ में जो उत्खनन हुआ था उसमें से निकले अशोक चक्र के ऊपर स्थापित है। ये हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आधार है, इसके ऊपर ये स्तंभ है अशोक का और ये कमल है। इसी के ऊपर जो इतना भाग है ऊपर की तरफ वाला, इसी को भारत का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया है। ये आप लोग जानते होंगे। भारत का कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसको भारत के राज्य चिन्ह के उपयोग करने का अधिकार हो जाता है। वो अपने लेटर हेड में भारत का राज्य चिन्ह छपवाता है। भारत का राष्ट्रपति इसी से पहचाना जाता है। ये जो चिन्ह है ये तो खंबे पर है, इसीलिए इसमें 4 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये छापा जाता है कागज पर तो एक शेर दिखता नहीं है, पीछे की तरफ छिप जाता है, 3 शेर दिखाई देते हैं इस रूप में। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो राज चिन्ह है, इस राज चिन्ह में आप देखेंगे तो इसका जो आधार है, भारत के ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे का ये आधार है, ये बना हुआ है। इस आधार में भारत के राज्य चिन्ह में 4 आकृतियां हैं, 4 दिशाओं में। एक है सिंह, एक है हाथी, एक है अश्व घोड़ा और एक है बैल नंदी। ये 4 आकृतियां बनी हुई है। भारत में हाथी नहीं मारा जा सकता, भारत में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, भारत में सिंह नहीं मारा जा सकता, तो घोड़ा तो बैल क्यों मारा जा रहा है? और अगर बैल मारा जा रहा है तो ये राज्य चिन्ह में उसको जो सम्मान दिया गया है अंकित करके, क्या उसकी अनदेखी नहीं हो रही है? क्या भारत के राज्य चिन्ह में जिसको अंकित करके भारत ने सम्मान दिया हो, उस बैल को काट काट करके, बोटी बोटी करके उसको बेचना, भारत के राज्य चिन्ह को बोटी बोटी करके बेचना नहीं है? ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 4 अंकित किए गए हैं चिन्ह, इनमें से जब छापा जाता है तो छापे जाने पे 2 नहीं दिखाई देते हैं नीचे। इधर तो एक शेर नहीं दिखता है ऊपर, नीचे 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, 2 पीछे की तरफ छिप जाते हैं। जब ये चिन्ह छापा गया होगा, स्वीकृत किया गया होगा, तो विचार हुआ होगा कि इन 4 में से किसको हम छिपा दें। 2 को, 2 तो छिप जाएंगे, छपने पे नहीं दिखेंगे, तो उन दोनों को किसको छिपाया गया है? हाथी को और सिंह को छिपा दिया गया। माने उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि वो सीधे सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल, इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज्य चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख हैं और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है, क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज्य चिन्ह गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज्य चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, उस राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है, बेचा जा रहा है। और उससे भारत का, हमारे देश में नया संसद भवन बनाया गया है। नए संसद भवन में जब प्रवेश हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबसे आगे, राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं बुलाया था, स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, सबको लेकर के स्वयं प्रवेश कर रहे थे। लेकिन अपने प्रवेश से पहले भी उनके हाथ में ऐसी कोई चीज थी, उसको पकड़ करके, माने उसको अपने से आगे रख करके चल रहे थे।
ये दृश्य आप लोगों ने हमको दिखाया था, आपको याद हो। जिस छड़ी को पकड़ करके वो चल रहे थे, सिंगोल सिंगोल कह करके आपने उसको पुकारा था, वो जो सिंगोल था उसी सिंगोल को हम छाप करके आपके सामने ये दिखा रहे हैं, इंटरनेट से देख लीजिए। यही सिंगोल पकड़ करके भारत के प्रधानमंत्री भारत की नई संसद में प्रवेश कर रहे थे। और इस सिंगोल की जो मुठिया है, सबसे ऊपरी भाग, उसके ऊपर एक कमल बना हुआ है और उसके ऊपर ये एक आकृति बैठाई गई। जूम करके रिकॉर्ड करिए, दिखाइए कि ये आकृति क्या है। ये आकृति हमारे नंदी की है, वृषभ की है। ये आकृति सामान्य वृषभ की नहीं है, क्योंकि इसमें अलंकार है। ये वस्त्र सुंदर बना हुआ है, कसीदेकारी वाला, इसमें तरह तरह के आभूषण पहनाए गए हैं, बड़े सम्मान के साथ उसको विराजमान किया गया है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री नई संसद भवन में प्रवेश करते समय जिस सिंगोल को अपने हाथ में अपने से भी आगे रख करके चल रहा हो, और उस सिंगोल के सबसे ऊपर जिस सम्मान के साथ नंदी को बैठाया गया हो, उस नंदी को काट काट करके उसका मांस बेचना, ये कहां तक उचित है? यही हमारा सवाल है। हम केंद्र की सरकार से, राज्यों की सरकारों से, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों निकल करके आ रहा है? एक तरफ आप गौ माता का और उसके पुत्र वृषभ का इतना बड़ा सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ उसको काट करके खाने के लिए और बेचने के लिए लाइसेंस देते हैं, अनुमति देते हैं। तो ये भारत का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है, और हमारी संस्कृति सभ्यता का, हमारे धर्म का तो है ही है। और इसीलिए हम लोगों को निकल करके आगे आना पड़ा है। ये उत्तर हम चाहते हैं, केंद्र की सरकार से चाहते हैं, और अगर वो सुधारना चाहते हैं तो हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और गौ को माता शब्द कह करके संबोधित करिए, क्योंकि गाय को पशु हमारे यहाँ नहीं माना गया है। पशुओं न गावः पशु सुरुधेनु। जब अंगद रावण का संवाद हुआ है, रामचरितमानस में वर्णन है कि रावण ने भगवान श्री राम को मनुष्य कह दिया। अंगद जी क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा राम को मनुष्य कहता है, और फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसमें उन्होंने ये उदाहरण दिया कि गंगा कोई नदी नहीं है और गाय कोई पशु नहीं है। गाय को पशु कहते हो? तो जिस देश में गाय को पशु कहने पर गुस्सा प्रकट किया जाता हो, उस देश की सरकारें जो हमारे वोट लेकर के बनी हुई हैं, वो हमारे द्वारा जिसको माता कह के बुलाया जाता है उसको पशु कहती हैं। तो ये हमारे मत का, जिस मत से तुम बने हो उस मत का अपमान है। और इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हम सनातन धर्मी, अब हम भारत से प्यार करने वाले भारत के नागरिक ये संकल्प कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में उस पार्टी या प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो गाय को माता नहीं पुकार सकता और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए खड़ा नहीं दिखाई दे सकता। इसका क्या कारण? देखिए, बात यह है कि सरकारें नीतियां बनाती हैं लोक कल्याण का नाम दे करके कि इससे लोक कल्याण होगा और हमको भी फायदा होगा। हमारे यहाँ गाय आधारित कृषि थी, क्योंकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसी से अन्न धन हमको मिलता है। अगर वो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, अन्न धन मिलना हमको समाप्त हो जाएगा, हम भूखों मर जाएंगे। बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी सड़कें और ये बिजली ये काम नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में पहले की सरकारें गाय के आधारित योजनाएं बनाती थी। फिर एक समय आया गाय को नष्ट करो ताकि हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। रावण ने क्या किया था? गाय ब्राह्मण जहां मिलते थे उनको मारता था, क्योंकि इसी में हिंदू धर्म टिका हुआ है। गोविर विप्रेश्य वेदैश्च सतीवीर सत्यवादी भी अलुब्धेर दानशीलिश्च सतवीर दार्यते नहीं। हमारी जमीन तो इन्हीं के ऊपर टिकी है, तो गाय को मारो। तो गाय को मारने का सिलसिला शुरू किया गया, इसीलिए जोतने के लिए ट्रैक्टर ला दिए गए। अब जब ट्रैक्टर से जुताई हो जा रही है और उर्वरक ला दिया गया, रासायनिक खाद, उससे हमारी फसल उग जा रही है, तो हमको गाय की क्या जरूरत है?
ना तो जोतने के लिए जरूरत है और ना तो खाद के लिए जरूरत है। ये भारत देश की प्रकृति के विरुद्ध योजनाएं आ गई, ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाने लगी, चीजें होने लगी, तो उससे लोग प्रभावित हो गए। अब धीरे धीरे उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है जमीन की। अब फिर से ऑर्गेनिक चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने तो ऑर्गेनिक को खत्म किया, हमारा तो पूरा देश ऑर्गेनिक था। डीपी और यूरिया ये तो हम लोगों के सामने निकल करके आया, उसके पहले सब ऑर्गेनिक था। जब पूरा देश ऑर्गेनिक था तब आपने ऑर्गेनिक को खत्म किया, और अब आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक करेंगे। तो ये सरकारों की गाय विरोधी योजना का परिणाम है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, अभी भी कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे थोड़ा समझने के लिए, जो आपका प्रश्न है उसको स्पष्ट करने के लिए। अभी भी सड़कों पे गाय घूमती है। कितनी गाय घूमती है? हजारों है ना, लाखों समझ लो। एक सरकार के लिए लाख गाय कुछ नहीं होती है। उसके पास इतनी व्यवस्था है कि वो लाख गाय एक घंटे में अंदर कर दे, हर बाड़े में ले जा करके। उसके पास इतना व्यवस्था है। अभी एक आदेश जारी हो, कल सड़क पे गाय नहीं दिखेगी पूरे देश में। उनके पास संसाधन है, व्यवस्था है, लेकिन फिर भी दिखती है, कचरा खाती दिखती है। यही नहीं, गाँवों में खेती चल रही है। ये क्यों चल रही है जानते हैं? सरकार चाहे तो उनको आश्रय दे सकती है, लेकिन फिर भी गाय किसान का खेत चरवाया जा रहा है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि जब खेत चरेगी तो बेचारा किसान क्या करे, मरता क्या न करता, पेट पे लात पड़ेगी तो वो गाय को मारेगा और गाय को भगाएगा। तो गाय के प्रति उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। जब कचरा खाते देखेगा तो उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। तो भारत के लोगों के मन में गाय के प्रति अनास्था उत्पन्न करना इनका उद्देश्य है। समझिए रहस्य को। और लोगों के मन में इन्होंने पशु सूची में डाल के रखा है कि गाय पशु है। अब पशु है तो पशु जैसा व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गाय के प्रति हमारे पूर्वजों का जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। समझे ना? जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र के आगा चौक में भाजपा के नगर मंत्री और पुलिस कर्मियों के बीच कार निकालने को लेकर विवाद हो गया, जहां पुलिस कर्मियों के द्वारा भाजपा के नगर मंत्री को धमकाया गया और पिस्तौल तान दी गई, जिसके बाद गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा थाना में पहुंचकर हंगामा किया गया और पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की गई। जहां बताया जा रहा है कि भाजपा के नगर मंत्री कुंडल राव आगा चौक के पास अपनी कार निकाल रहे थे, तभी लॉर्डगंज थाने में पदस्थ एक एएसआई मनोज गोस्वामी और आरक्षक वहां पहुंचे और उनसे विवाद करने लगे, जहां पूरे मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लॉर्डगंज थाने में पहुंचकर हंगामा करते हुए एएसआई और पुलिस आरक्षक पर कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पूरे मामले में कोतवाली सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिस पर जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। दूसरी पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही के जरिए एएसआई मनोज गोस्वामी पहले विवादों में चले आ रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये लॉर्डगंज थाना अंतर्गत एक फरियादी के द्वारा एक थाने में पदस्थ एक एएसआई और आरक्षक के द्वारा अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। उस संबंध में एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इसे अभी प्राप्त करके इसकी जांच करवाई जाएगी और इसमें यदि इनके द्वारा ऐसी कोई लापरवाही या कोई अभद्रता की गई है तो निश्चित रूप से इन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि असल में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने जो 10 सालों में काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यपद्धति का असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूँ। मैंने खुद भी वहाँ का दौरा किया था और मैंने पहले भी कहा था कि असल में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। भाजपा ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया। हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं। जनता भी विकास की बात को ही पसंद करती है और इसलिए आज भाजपा का कमल फिर खिलने जा रहा है। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यपद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये
असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस नेता अमित शर्मा का बयान, जम्मू कश्मीर में गठबंधन को मिल रही सफलता से कांग्रेस में खासा उत्साह है। कांग्रेस नेता अमित शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में एकता और भाईचारे की जीत हुई है। जिस तरीके से केंद्र के इशारे पर जम्मू कश्मीर में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा था, वहां की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने जलेबी बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। जी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर आज जलेबी बनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है? पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर पर थी कि 10 साल मोदी सरकार ने वहाँ गवर्नर के माध्यम से लोगों को लड़ाने की कोशिश करी, भाई भाई को बांटने की कोशिश करी, विकास रोकने की कोशिश करी, नेताओं को बंद किया गया, दबाव बनाया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर राजनीति की गई फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। लेकिन जब परिणाम आया तो वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई। राहुल गांधी ने लाल चौक पर कहा था ये हिंदुस्तान प्यार से चल सकता है, मोहब्बत से चल सकता है, भाईचारे से चल सकता है। आज जब चुनाव हुआ 10 वर्षों बाद, तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मोदी और मोदी सरकार का घमंड चूर हुआ और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में एक तरफ की जलेबी सिक गई है, दूसरी तरफ की जलेबी एक आध घंटे में पलटेगी। कांग्रेस का वहाँ कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है, ऊर्जावाहित है, और वहाँ किसान, नौजवान, पहलवान, महिला, इन सब की ऊर्जा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चुनाव आयोग परिणाम धीरे कर रहा है, प्रशासन दबाव बना रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी हरियाणा में चुनाव जीतने जा रही है। मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की